चैप्टर 11 पुलिस डिपार्टमेंट और पुलिस एकेडमी का गठन। हम्पी पैलेस, विजयनगर एम्पायर। हम्पी पैलेस के स्टडी रूम में विजय अपने आइडियाज़ को और रिफाइन कर रहा था। उसके पास इस शरीर के असली मालिक विजय देवराया की सारी यादें और ज्ञान था, लेकिन उसे जल्दी ही समझ आ गया कि सिर्फ डेटा काफ़ी नहीं है। जो चीज़ उसे सच में चाहिए थी वो था अनुभव, एक देश के सच्चे राजा होने का अनुभव। नॉक नॉक। अंदर आओ, विजय ने कहा। विनोद कमरे में आया और बोला, योर हाइनेस, इंपीरियल काउंसिल तैयार है, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। विजय ने सिर उठाकर हाँ में सिर हिला दिया। इंपीरियल काउंसिल। काउंसिल हॉल में हल्की हल्की आवाज़ों का शोर था। सब अपने अपने काम और विचारों पर चर्चा कर रहे थे। तभी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। दरवाजे खुले और विजय अंदर आया। सभी तुरंत खड़े हो गए और सलाम किया। विजय ने हाथ उठाकर सबको बैठने का इशारा किया। महोदयों, मैं आज की बैठक अपनी माफ़ी से शुरू करना चाहता हूँ। ये सुनकर सब चौंक गए। राघवेंद्र भट्ट, जो सबसे पहले संभले, तुरंत बोले, कृपया ऐसा न कीजिए योर हाइनेस, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आपको सिर झुकाने की कोई ज़रूरत नहीं। विजय ने हाथ हिलाकर उन्हें रोका और शांत स्वर में बोला, मैंने गलती की है और गलती पर माफ़ी मांगना इंसान का धर्म है, लेकिन एक राजा की गलती का असर पूरे देश और उसके लोगों पर पड़ता है। उसने थोड़ी देर रुककर आगे कहा, मैं ईश्वर का पुत्र नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक भाग्यशाली व्यक्ति हूँ जो राज परिवार में पैदा हुआ। ये शब्द सुनकर पूरी सभा सन्न रह गई। विजयनगर के इतिहास में पहली बार किसी राजा ने ऐसे शब्द कहे थे। भविष्य में ऐसी गलतियों से बचने के लिए विजय ने कहा, मुझे आप सबकी मदद चाहिए ताकि मैं अपने विचारों को और बेहतर बना सकूं। सभी ने बिना हिचकिचाए अपनी सहमति दी। इसे हम पर छोड़ दीजिए योर हाइनेस, सबसे बुजुर्ग सदस्य लोकानंदा बोले। हम पूरी कोशिश करेंगे। विजय ने राहत की सांस ली और सिर हिला दिया। अब मुद्दे पर आते हैं, विजय ने कहा। डायरेक्टर अर्जुन, इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लिए भर्ती का क्या हाल है? अर्जुन तुरंत खड़ा हुआ, थोड़ा घबराया हुआ। योर हाइनेस, अब तक 2000 से कम लोग ही ऐसे मिले हैं जो भर्ती के लायक हैं। विजय ने सिर हिलाकर अपनी सोच की पुष्टि की। मार्शल, विजय ने पूछा, 40 साल से ज़्यादा उम्र के वेटरन सैनिक हमारे पास कितने हैं? 50,000 योर हाइनेस, लोकानंदा ने बिना किसी कागज़ को देखे जवाब दिया। विजय के अगले शब्द ने पूरी सभा को हिला दिया। उन सब 50,000 को जल्द से जल्द रिटायर किया जाएगा। व्हाट? सबके चेहरों का रंग उड़ गया। राघवेंद्र भट्ट बोलने ही वाले थे कि विजय ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। मैं जानता हूं आप सब क्या सोच रहे हैं। आपको उन वेटरन्स के भविष्य की चिंता है, सही? सबने हाँ में सिर हिला दिया। मैंने फैसला किया है, विजय ने स्पष्ट कहा। इनमें से अधिकतर वेटरन्स को पुलिस डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। सबके चेहरों पर उलझन थी। इससे पहले कि कोई सवाल करे, विजय ने अपने हाथ का डॉक्यूमेंट सबके सामने रख दिया। जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, उनके मन में एक ही बात घूम रही थी, चीज़ों को इस तरह भी चलाया जा सकता है। इस डॉक्यूमेंट में पुलिस डिपार्टमेंट का काम और जिम्मेदारियां लिखी हैं। ये डिपार्टमेंट इंटरनल अफेयर्स डिपार्टमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में रहेगा और टेम्पररी पुलिस चीफ अर्जुन होंगे। पुलिस का काम सिर्फ दंड देना नहीं है, बल्कि एम्परर के लोगों के अधिकारों की रक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। इसलिए मुझे लगता है ये वेटरन्स पुलिस ऑफिसर्स बनने के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। विजय ने सबकी तरफ देखा। किसी को कुछ कहना है? किसी ने विरोध नहीं किया। सिर्फ पुराने बटलर रवि कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन विजय ने उन्हें शांत कर दिया। फिर ये तय हुआ, विजय ने घोषणा की, पुलिस डिपार्टमेंट तुरंत स्थापित किया जाएगा। 55 साल से कम उम्र के सभी वेटरन्स पुलिस ऑफिसर्स होंगे। अभी के लिए पुलिस फोर्स 50,000 लोगों की होगी और हर बड़े शहर और कस्बे में पुलिस स्टेशन होगा। उसने एक और डॉक्यूमेंट आगे बढ़ाया। ये पुलिस एकेडमी बनाने की योजना है। सब लोग हैरान हो गए। ये नया शब्द उनके लिए बिल्कुल अनजान था। पुलिस एकेडमी वो जगह होगी जहां भविष्य के पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग मिलेगी, एम्परर के कानून, मार्शल आर्ट्स और साक्षरता।
राघवेंद्र भट्ट, आपको अकेडमी के लिए शिक्षकों का इंतजाम करना होगा। राघवेंद्र ने सिर हिला दिया, पर मन में सवाल था, पुलिस को पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है? योर हाइनेस, अर्जुन ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या पुलिस एकेडमी में टीचर्स लगाना रिसोर्सेज का वेस्ट है? विजय ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, ज्ञान ही इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। एक अनपढ़ आदमी बल से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा ऑफिसर प्रॉब्लम होने से पहले ही उसे रोक सकता है। उसने गंभीर स्वर में कहा, इसलिए लिटरेसी क्लासेस मैंडेटरी होंगी। और याद रखिए, पुलिस एकेडमी भी एक डिवीजन लेवल यूनिट होगी, बिल्कुल पुलिस डिपार्टमेंट के बराबर। अर्जुन, विजय ने देखा, तुम ही इसका भी टेम्पररी हेड रहोगे। इतनी जिम्मेदारी अचानक मिलने पर अर्जुन अवक रह गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो सिर्फ एक आर्मी वेटरन था, थोड़ा बहुत मैनेजमेंट एक्सपीरियंस के साथ। डर के बावजूद उसने खुद को संभाला, खड़ा हुआ और राजा को सलाम किया। अर्जुन, विजय ने आदेश दिया, तुम पुलिस डिपार्टमेंट और पुलिस एकेडमी दोनों के परमानेंट हेड चुनोगे। अर्जुन के मन को तसल्ली मिली और उसने कहा, जैसा आदेश योर हाइनेस। विजय ने जल्दी से अपनी मीठी चाय खत्म की, अर्जुन के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पुलिस सिस्टम का जनरल ज्ञान समझाया। चीनी का असर चढ़ चुका था। विजय फिर से बिल्कुल कंपोज्ड लग रहा था। फॉर्मेशन के प्लान्स तैयार करो और मुझे रिपोर्ट भेजो। ये काम हो जाएगा योर मैजेस्टी, अर्जुन ने थोड़ी घबराहट के साथ कहा, सोचते हुए कि इतना बड़ा काम कैसे होगा। विजय सीधा खड़ा हुआ और बोला, अब अगला ऑब्जेक्टिव। चैप्टर 12, मिलिट्री एकेडमी का गठन। अब जब इंटरनल सिक्योरिटी का मामला सेटल हो चुका है, विजय ने गंभीर चेहरे के साथ काउंसिल को संबोधित किया, तो अब हम मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट पर आते हैं। पिछले कुछ दिनों में मैंने क्लियरली देखा है, विजय ने आगे कहा, कि 40 मिलियन लोगों के देश को सुरक्षा देने के लिए हमारी सेना बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। उसकी भौहें चिंता में सिकुड़ गईं। अंकल रवि कुछ कहना चाहते थे, लेकिन विजय ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। मुझे पता है चाचा, विजय ने शांत स्वर में कहा, हमारे पास फिलहाल इतना पैसा नहीं है, इसलिए मैं सेना को अभी एक्सपैंड नहीं कर रहा हूं। आखिरी शब्द उसने धीरे से कहे, फॉर नाउ। उसके चेहरे पर हल्की सी निराशा साफ झलक रही थी। रविचंद्रन ने मजबूरी में चुपचाप बैठना ही बेहतर समझा। इसलिए विजय ने आवाज में दृढ़ता लाते हुए कहा, मैंने फैसला किया है, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। एक ऐसी सेना तैयार की जाएगी जो हमारे पूरे क्षेत्र यानी पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की किसी भी शक्ति का सामना कर सके। उसकी आंखों में आग सी चमक रही थी। विजय ने लोगानंदा को इशारा किया और प्लान्स काउंसिल मेंबर्स के बीच बांट दिए गए। महोदयों, लोगानंदा ने भारी आवाज में कहा, ईश्वर की कृपा से हिज मैजेस्टी ने एक अजेय सेना तैयार करने की योजना बनाई है। कल रात स्वयं भगवान शिव मेरे स्वप्न में आए और उन्होंने सेना को ट्रेन करने का मार्ग दिखाया। ये सुनकर पूरी सभा हैरान रह गई। ये पहली बार था जब लोगानंदा इतने धार्मिक अंदाज में बोल रहे थे। आप सबने डॉक्यूमेंट देख लिया होगा, लोगानंदा ने गर्व से कहा। सेना की ट्रेनिंग का तरीका बिल्कुल अलग होगा, ऐसा जो पहले कभी नहीं देखा गया। उसने एक एक करके पॉइंट्स बताना शुरू किए और विजय ध्यान से सुनता रहा। कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस। अब से कोई जबरदस्ती भर्ती नहीं होगी। जो भी सेना में आएगा वो फुल टाइम प्रोफेशनल सोल्जर होगा। हर सैनिक को शांतिकाल में 30 वरह फिक्स सैलरी मिलेगी और युद्ध के समय और अधिक। ड्रिल्स और फॉर्मेशंस ट्रेनिंग का केंद्र होगा। ड्रिल्स और फॉर्मेशंस पर मास्टरी। सैनिकों को बिल्कुल सही लाइन में कंधे से कंधा मिलाकर मार्च करना सिखाया जाएगा। लिनियर फॉर्मेशन को स्टैंडर्ड बनाया जाएगा। कैवलरी ट्रेनिंग, घुड़सवारों के लिए घुड़सवारी, माउंटेड कॉम्बैट और तलवार यानी सेबर्स और भाले यानी लांसेस का प्रयोग सिखाया जाएगा। आर्टिलरी ट्रेनिंग, तोपखाने के सैनिकों को कैनन और मॉर्टर चलाना सिखाया जाएगा। लोडिंग, एमिंग
और फायरिंग तक का पूरा ज्ञान। फोर्टिफिकेशंस एंड सीज वॉरफेयर, किले बनाना, उनकी रक्षा करना और दुश्मन के किले पर चढ़ाई करने की रणनीति सिखाई जाएगी। ऑफिसर ट्रेनिंग, अधिकारियों के लिए विशेष शिक्षा होगी, मिलिट्री थ्योरी, स्ट्रैटेजी और लीडरशिप। नोबिलिटी के लोगों के साथ साथ लोअर कॉमनर्स भी अपनी काबिलियत से ऊपर उठ सकते हैं। लोगानंदा ने पूरा प्लान डिटेल में बताया। विजय बार बार सिर हिलाकर अपनी सहमति जता रहा था। पानी का एक घूंट पीने के बाद लोगानंदा बोले, ये सब बिंदु हिज मैजेस्टी ने पहले ही अप्रूव कर दिए हैं। किसी को कोई शंका? इस बार कई हाथ उठे। विजय ने अंकल रवि को घूर कर देखा। चाचा, आप रहने दीजिए। रविचंद्रन ने गहरी सांस ली और हाथ नीचे कर लिया। अर्जुन ने हाथ उठाया। विजय ने उसे बोलने का इशारा किया। योर हाइनेस, अर्जुन ने चिंता के साथ कहा, ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए जगह ही नहीं है। विजय ने सिर हिलाकर उसे बैठने को कहा। कोई और सवाल? विजय ने मुस्कुराते हुए पूछा। किसी ने हाथ नहीं उठाया, लेकिन सबकी आंखों में उत्सुकता थी। अंकल रवि की समस्या हम सब जानते हैं, पैसा, विजय ने मजाक में कहा। सब हंस पड़े। माहौल हल्का हो गया। अर्जुन का सवाल बिल्कुल सही है, विजय ने आगे कहा, और उस पर मैंने पहले ही सोच रखा है। विजय ने एक और डॉक्यूमेंट आगे बढ़ाया, मिलिट्री एकेडमी का ब्लूप्रिंट। अब याद रखिए, विजय ने बुलंद आवाज में कहा, चाहे कोई भी जाति हो, हर सैनिक को ऊपर चढ़ने का पूरा अधिकार होगा। एकेडमी का कोर्स क्लियर किए बिना किसी को प्रमोशन नहीं मिलेगा। क्लैप क्लैप क्लैप। सबसे पहले लोगानंदा ने ताली बजाई, फिर पूरी सभा ने। विजय ने मन ही मन सोचा, लगता है इस बार कोई रुकावट नहीं है। उसके चेहरे पर संतोष और भविष्य के लिए एक नई उम्मीद चमक रही थी। चैप्टर 13, ट्रेजरी रिफॉर्म। छोटी सी ब्रेक के बाद इंपीरियल काउंसिल फिर से शुरू हो चुकी थी। सब अपनी अपनी जगह बैठ चुके थे और इस बार विजय ने खुद मीटिंग की कमान संभाल ली। अंकल रवि, विजय ने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा, प्लीज़ कैलकुलेट कीजिए कि सभी नए डिपार्टमेंट्स बनाने के लिए टोटल कितना पैसा चाहिए। रविचंद्र ने कुछ पल आंखें बंद करके मन ही मन हिसाब लगाया, फिर गंभीर आवाज में बोले, लगभग 60 मिलियन वराहा योर हाइनेस। ये सुनकर विजय की भौहें सिकुड़ गईं। ये रकम उसकी सोच से काफ़ी ज़्यादा थी। कुछ पल के लिए उसके मन में संकोच आया, लेकिन फिर उसने दांत भींच ली। रिफॉर्म का रास्ता आसान नहीं होता, विजय ने खुद को याद दिलाया। अंकल, उसने फिर पूछा, अभी ट्रेजरी में टोटल कितना पैसा है? रविचंद्र ने तुरंत जवाब दिया, आपके पिता ने जब लैंडलॉर्ड्स और नोबल्स के कुछ प्रिविलेजेस वापस लिए थे, उसके बाद ट्रेजरी में लगभग 40 मिलियन वराहा हैं योर हाइनेस। राज्य की स्थापना के बाद ये सबसे ज़्यादा रकम है। मतलब अभी भी 20 मिलियन की कमी है, विजय ने मन ही मन सोचा। उसने सिर हिलाकर अगला सवाल किया, तो रॉयल फैमिली की टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है? रविचंद्र अब भले ही रिटायर हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी के दशकों तक राज परिवार की सेवा की थी। राज्य और रॉयल फाइनेंसेस उन्हें मुंह जुबानी याद थे। बिना रुके उन्होंने जवाब दिया, टोटल मिलाकर 37 मिलियन वराहा से ज़्यादा योर हाइनेस। फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए जोड़ दिया, लेकिन ज़्यादातर पैसा ज़मीन और किलों के रूप में है। ये सुनते ही विजय समझ गया कि अंकल रवि को कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चिंता मत कीजिए अंकल, विजय ने शांत स्वर में कहा, मैं संभल कर ही फैसला लूंगा। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। विजय के विश्वास भरे जवाब के बाद भी रविचंद्र उदास हो गए और चुपचाप बैठ गए। तब विजय ने एक और बड़ा फैसला सामने रखा। मैंने फैसला किया है, उसने घोषणा की, कि पब्लिक ट्रेजरी और प्राइवेट ट्रेजरी को अलग अलग किया जाएगा। पूरे कमरे में फुसाफुसी शुरू हो गई। पब्लिक, प्राइवेट, सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनकी उलझन को इग्नोर करते हुए विजय ने डिटेल में समझाना शुरू किया। फिर भी रविचंद्र ने वही सवाल पूछ लिया जो सबके मन में था, योर हाइनेस, आखिर दोनों ट्रेजरी आपकी ही तो हैं, अलग रखने का क्या मतलब? विजय ने शांति से जवाब दिया, इसके कई कारण हैं अंकल।
सबसे बड़ा कारण ये है कि फ्यूचर में मैं अपनी पर्सनल ट्रेजरी से कुछ इन्वेस्टमेंट्स करना चाहता हूँ। उसने सबकी तरफ देखा और आगे बोला, हो सकता है कुछ लोग उन इन्वेस्टमेंट्स को रेकलेस कहें, लेकिन मुझे अपने विजन पर पूरा भरोसा है। और अगर कल को कोई इन्वेस्टमेंट फेल हो जाती है तो मैं नहीं चाहता कि उसका बोझ राजी की ट्रेजरी पर पड़े। सब अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पाए थे, लेकिन विजय के कॉन्फिडेंस के आगे किसी ने विरोध नहीं किया। अंकल रवि, विजय ने आगे कहा, 20 मिलियन वराहा मार्शल लोगानंदा को मिलिट्री एक्सपेंशन के लिए दीजिए और 10 मिलियन डायरेक्टर अर्जुन को पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। रविचंद्र ने मन मारकर हाँ में सिर हिला दिया। मार्शल लोगानंदा, इस पैसों का इस्तेमाल करके सेना को और 50,000 बढ़ाइए। टोटल 1 लाख प्रोफेशनल सोल्जर्स होने चाहिए। उसने एक डॉक्यूमेंट साइन करके लोगानंदा को दे दिया। सेना की ट्रेनिंग बिल्कुल उसी प्लान के मुताबिक होगी जो आपने सबमिट किया है। लोगानंदा ने डॉक्यूमेंट लिया, खड़े होकर सल्यूट किया। जैसे आपका आदेश योर हाइनेस। डायरेक्टर अर्जुन, आपको दिए गए 10 मिलियन वराहा पुलिस स्टेशंस और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए हैं। मुझे उम्मीद है आप इसका सही इस्तेमाल करेंगे। अर्जुन ने डॉक्यूमेंट लिया और झुककर बोला, मैं आपका विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा योर हाइनेस। बचे हुए 10 मिलियन वराहा, विजय ने आगे कहा, एम्पायर के इमरजेंसी फंड के रूप में रखे जाएंगे। तब विजय ने अपने बटलर को बुलाया। विनोद। एक मध्यम उम्र का आदमी दौड़ता हुआ आया। विनोद, विजय ने आदेश दिया, रॉयल फैमिली की जितनी भी जमीन है उसे जल्द से जल्द बेचने की व्यवस्था करो। कमरे में सन्नाटा छा गया। रविचंद्र से अब रहा नहीं गया। वो गुस्से में खड़े हो गए। प्रोडिगल, तुम अपने पुरखों की सदियों की कमाई उड़ा रहे हो, ये मत करो। उनका चेहरा लाल था, बिल्कुल एक नाराज बुजुर्ग की तरह जो नई पीढ़ी को डांट रहा हो। विजय तो पहले चौंक गया, फिर उसे अंकल रवि की पीड़ा समझ आ गई। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी रॉयल फैमिली को दी थी। ऐसे में ये फैसला उनके लिए असहनीय था। लेकिन विजय को बुरा नहीं लगा। वो मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, अंकल रवि, मैं सिर्फ जमीन बेच रहा हूँ, महल और हवेलियां नहीं। उसने आगे समझाया, राज्य की सेना मजबूत करना जमीन जमा करने से कहीं ज्यादा जरूरी है। अगर मेरे पास पूरे राज्य की जमीन भी हो तो भी उसका कोई खास फायदा नहीं। और मैं ये पैसा दान नहीं कर रहा। रॉयल फैमिली एम्पायर को 30 मिलियन वराहा का लोन दे रही है जो अगले फाइनेंशियल ईयर में वापस लिया जाएगा। काफी देर बाद रविचंद्र ने हार मान ली। चेहरा अभी भी सूखा था। आज मैं काफी कॉम्प्रोमाइज़ेस कर रहा हूँ, उन्होंने मन ही मन सोचा। विजय ने राहत की सांस ली। सबसे बड़ी रुकावट दूर हो चुकी थी। रॉयल फैमिली के 30 मिलियन वराहा, विजय ने आखिरी आदेश दिया, मिलिट्री एकेडमी और पुलिस एकेडमी के लिए होंगे। कंस्ट्रक्शन तुरंत शुरू हो। विनोद कुछ कहना चाहता था, लेकिन जब उसके गुरु अंकल रवि मान गए तो वो चुप ही रहा। किसी को और कुछ कहना है? विजय ने पूछा। सबने सिर हिला दिया। मीटिंग यहीं खत्म होती थी। इसके साथ इंपीरियल कॉन्फ्रेंस समाप्त होती है, विजय ने कहा और बाहर निकल गया। लॉन्ग लिव योर हाइनेस, लॉन्ग लिव विजयनगर। पूरी सभा गूंज उठी। इंपीरियल काउंसिल की खबर आग की तरह फैल गई। सेना के वेटरन्स पहले घबरा गए थे 50,000 लोगों की रिटायरमेंट सुनकर, लेकिन जब उन्हें पुलिस डिपार्टमेंट में सेफ और इज्जतदार नौकरी का मौका मिला तो उनकी चिंता खुशी में बदल गई। आम लोग और भी ज्यादा उत्साहित थे। 50,000 नए सैनिकों की भर्ती, 30 वराहा मंथली सैलरी और सबसे बड़ी बात, कोई जाति बंधन नहीं। पहली बार विजयनगर में सिलेक्शन बिल्कुल ओपन था। फ्री खाना और रहने की व्यवस्था ने जुनून और बढ़ा दिया। पूरे राज्य में नारे गूंजने लगे, लॉन्ग लिव आ किंग, लॉन्ग लिव विजय देवराया, लॉन्ग लिव विजयनगर। और विजय अपने कमरे में खड़ा जानता था ये सिर्फ शुरुआत थी। चैप्टर 14 दिनेश रेड्डी, एक नॉवेल। अंडेपल्ली गांव के दूर दराज इलाके में खेतों के बीच एक लगभग 18 साल का लड़का अकेला काम कर रहा था। उसका शरीर दुबला पतला था। साफ दिखता था कि पोषण की कमी रही है, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जिद, हौसला और जिंदा रहने की भूख। उसका नाम था दिनेश रेड्डी।
दिनेश का परिवार कभी मुगल एम्पायर के अंदर रहता था, लेकिन वहां के अत्याचार ने उन्हें अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। शुरू में परिवार बिल्कुल तैयार नहीं था अपनी जमीन और मिट्टी छोड़ने के लिए, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। एक भयानक सूखा आया, फसलें बर्बाद हो गईं, लगान देने के लिए पैसा नहीं बचा। जब उन्होंने जमींदार से थोड़ा और समय मांगा तो उसने धमकी दे दी, या तो पैसा दो या भीख मांगते फिरोगे। और फिर बिना किसी और रास्ते के दिनेश का परिवार अपनी जन्मभूमि छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया। लेकिन भाग्य और भी निर्दयी था। जब वो सुरक्षा की तलाश में सीमा पार कर रहे थे, तब बॉर्डर पेट्रोल के हाथ लग गए, और उस अफरा तफरी में जब दिनेश को बचाने की कोशिश की जा रही थी, उसके माँ बाप दोनों की पीठ में तीर लग गए। वहीं जमीन पर गिर पड़े। वहीं उनकी कहानी खत्म हो गई। उस दिन के बाद दिनेश सिर्फ एक लड़का नहीं रहा, वो वक्त से पहले बड़ा हो गया। जब दिनेश विजयनगरा पहुंचा तो उसे पहली बार जिंदगी में उम्मीद की एक किरण दिखी। यहाँ चाहे कोई भी जाति का हो, इंसान अपनी खुद की जमीन रख सकता था। यही बात दिनेश के दिल में बस गई। बचपन से ही तेज दिमाग था उसका, मेहनत से कभी नहीं घबराया, और धीरे धीरे अपनी अक्ल और पसीने के बल पर उसने गांव के बाहर 1 एकड़ बंजर जमीन खरीद ली। आज वही जमीन वो जोत रहा था। तभी दिनेश, दिनेश! एक आदमी दौड़ता हुआ खेतों में घुस आया। इतनी जल्दी में था कि अपने ही पैरों से ठोकर खा गया। ये देखकर दिनेश मुस्कुराया और सिर हिला दिया। क्या हुआ नंदन? उसने पूछा। ये लड़का नंदन था, दिनेश का दोस्त। नंदन थोड़ा कम अक्ल का था, इसलिए गांव में कोई उससे बात नहीं करता था। सिर्फ दिनेश ही था जो उसे इंसान समझता था। नंदन हांफता हुआ बोला, बड़े लोग बोल रहे थे शहर में नए बिल्डिंग में भर्ती चल रही है, 30 वराह सैलरी। ये कहकर उसने 4 उंगलियां दिखा दी। दिनेश हंस पड़ा, एक उंगली मोड़ते हुए बोला, अच्छा, किस चीज की भर्ती? फौज की। नंदन लगभग चिल्लाया, 18 से 20 साल के सब लड़कों को ले रहे हैं। गांव के बड़े लोग बोल रहे हैं सब जवान लड़कों को भेजो। ये सुनते ही दिनेश का दिल जोर से धड़क उठा। उसने बिना वक्त गंवाए अपने औजार झोपड़ी में रखे और सीधा शहर की तरफ दौड़ लगा दी। शहर पहुंचकर वो एक नए शानदार बिल्डिंग के सामने रुका, विजयनगरा नॉर्थ मिलिट्री एकेडमी। अंदर जाते ही उसकी आंखें फैल गईं। उसके जैसे सौयों जवान लाइन में खड़े थे। पता चला एक बार में 10 लोगों का इंटरव्यू होता है। दिनेश शांति से इंतजार करता रहा। दोपहर ढल गई, शाम होने को आई। आखिरकार दरवाजे पर खड़े वेटरन जैसे दिखने वाले अंकल ने उसे अंदर बुला लिया। कमरे के अंदर दिनेश के साथ 9 लोग और थे। सामने खड़ा था एक खाकी यूनिफॉर्म पहने आर्मी ऑफिसर, चेहरा थका हुआ, आवाज में जल्दबाजी। यहाँ किसी को पढ़ना आता है? उसने पूछा, जैसे ये सवाल वो 100 बार पूछ चुका हो। दिनेश के दाईं तरफ एक लड़के ने झिझकते हुए हाथ उठाया। ऑफिसर ने दीवार की तरफ इशारा किया, पढ़ो। लड़का घबराते हुए बोला, नो स्पिटिंग प्लीज। ऑफिसर तुरंत खुश हो गया, एक्सीलेंट, तुम सिलेक्ट हो, टेस्ट की जरूरत नहीं। वो लड़का खुशी से उछलता हुआ बाहर गया, सीने पर बैज चमक रहा था। अब ऑफिसर ने बाकी लोगों की तरफ देखा, अब तुम लोग जवाब दो। फिर उसने अजीब सवाल पूछने शुरू किए। 1. जितना ज्यादा लेते जाओ उतना ज्यादा पीछे छोड़ते जाते हो, बताओ क्या? 2. तुम्हारा है पर दूसरे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्या? 3. अगर तुम्हें तुरंत फैसला लेना हो जिसका बड़ा असर पड़े तो कैसे लोगे? 4. जिंदगी में झगड़ों को कैसे सुलझाते हो? 5. अगर कश्ती डूब रही हो और एक बहुत भारी आदमी सबकी जान खतरे में डाल रहा हो तो क्या उसे पानी में ढकेल दोगे? क्यों? दिनेश पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इन सवालों का फौज से क्या लेना देना। फिर भी उसने सच्चा जवाब दिया, जो उसके मन में था, बिना घुमाए फिराए बोल दिया। बाद में दिनेश को पता चला कि ये सवाल अक्ल और सोच परखने के लिए थे, सिंपल लोगों को छांटने के लिए। और तब उसे पता चला वो सिलेक्ट हो गया था। उसका सीना गर्व से भर गया।
उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी में पहली बार किसी ने उसकी सोच की कीमत समझी थी। आर्मी बैरक्स, डे 1। सार्जेंट हरीश, सख्त चेहरा, लोहे जैसी आवाज, यूनिफॉर्म पहने दरवाजे के पास खड़ा था। उसने आसमान देखा, फिर कमरे में सोए रिक्रूट्स पर नजर डाली। उठो लेडीज, वो दहाड़ा। यहाँ जिंदगी भर सोने नहीं आए हो। क्लैप क्लैप। हाथ जोर से बजते ही सबकी नींद उड़ गई। दिनेश आंखें मलते हुए बोला, ये क्या हो रहा है? दर्शन, जो पढ़ना जानता था, जबाई लेते हुए बोला, सार्जेंट इतनी सुबह क्यों आ गया? सार्जेंट हरीश दौड़ता हुआ आया, गर्दन की नस फूल रही थी। तुम लोग देश के लिए शर्म हो, बेड से बाहर निकलो, लाइन में लगो, निकम्मे कहीं के। सब लड़के हैपहज़ार्ड तरीके से उठकर दीवार के पास खड़े हो गए, कोई आधा पहना, कोई नंगे पैर। सार्जेंट उन्हें घूरता रहा, फिर दिनेश के सामने आकर उसके बिल्कुल मुंह के पास चिल्लाया, सब लोग 20 पुशअप्स करो, अभी। डैश 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 डैश। कई राउंड्स की ट्रेनिंग, कई गालियां और एंडलेस पुशअप्स के बाद सब रिक्रूट्स के दिमाग में एक ही सवाल था, हम किस मुसीबत में फंस गए हैं? और कहीं दूर विजयनगर का भविष्य इन्हीं लड़कों के पसीने में लिखा जा रहा था। चैप्टर 15 दिनेश रेड्डी 2 विजयनगर नॉर्थ मिलिट्री अकेडमी मिलिट्री बैरक्स। सुबह की जानलेवा ट्रेनिंग के बाद दिनेश और दर्शन दोनों लगभग घसीटते हुए कैंटीन की तरफ बढ़े। हाथ कांप रहे थे, पैर बोझ लग रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र खाने पर पड़ी, दोनों की आंखें चमक उठीं। अरे, जितना चाहो उतना खा सकते हैं? दर्शन ने डिसबिलीफ में पूछा। प्लेट में चावल, सब्जी और मांस के टुकड़े भी थे। दिनेश के लिए तो ये किसी सपने से कम नहीं था। इतने सालों बाद पेट भर के खाना, और वो भी बिना गिनती के। सुबह की ब्रूटल एक्सरसाइजेस के बाद दोनों बिना बात किए खाना तोड़ने लगे, जैसे कोई उनसे छीन लेगा। दर्द, पसीना और गालियों के बीच दिनेश और दर्शन का रिश्ता धीरे धीरे गहरा हो गया था। दर्शन ने बताया कि वो असल में एक जमींदार परिवार से था, लेकिन क्योंकि वो नाजायज़ औलाद था, इसलिए उसे कोई दौलत नहीं मिली। हाँ, एक फ़ायदा ज़रूर था, उसे पढ़ना लिखना आ गया था। दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक, मूव योर एसेस मैगेट्स, इट्स टाइम टू वर्क। आवाज़ सुनते ही कैंटीन में मौजूद हर एक आदमी का खून जम गया। सार्जेंट हरीश। रिफ्लेक्स में सब खाना छोड़कर ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ भागे। ट्रेनिंग ग्राउंड पर उन्हें सीधी लाइन में खड़ा कर दिया गया। सीधे खड़े रहो, 1 घंटा। पहले दिनेश को लगा बस खड़े ही तो रहना है, इजी है, लेकिन 15 मिनट के बाद उसके पैर चीखने लगे। मांसपेशियां जल रही थीं, घुटने कांप रहे थे, फिर भी उसने 1 इंच भी मूवमेंट नहीं की। सार्जेंट हरीश का गुस्सा उसे किसी भी दर्द से ज्यादा डरा रहा था। 20 मिनट हुए ही एक रिक्रूट गिर पड़ा। अगली ही पल, यू वुस, ग्राउंड पे 5 राउंड, अभी। लड़का कुछ कहना ही चाहता था कि अभी 10 राउंड, और बोलेगा तो 20। साजिन ने सबकी तरफ घूर के देखा। अगर किसी को मेरी बात मानना मुश्किल लग रहा है तो अभी निकल जाओ, कैंप से बाहर। समझे? सब ने तुरंत सिर हिला दिया। मैंने कहा, डू यू अंडरस्टैंड? सर, यस सर, सब एक आवाज में दहाड़े। सैटिस्फाइड होकर सार्जेंट मुड़ के चला गया। दिनेश ने मन ही मन सोचा, बाल बाल बच गया। 1 घंटे बाद, एट ईज। जैसी ही आवाज आई, सब लोग एक साथ जमीन पर गिर पड़े हांफते हुए। सार्जेंट बोला, 20 मिनट का ब्रेक, उसके बाद नेक्स्ट सेशन। फिर उसकी आवाज ठंडी लेकिन भारी हो गई। जो इस कैंप को छोड़ना चाहता है, ये आखिरी मौका है। इसके बाद कोई वापस नहीं जा सकता। अगर आर्मी के लिए जज्बा नहीं है तो अभी चले जाओ। दिनेश का दिल जोर से धड़का। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए भागने का मन हुआ।
फिर उसने अपने आप को गाली दी, स्पाइनलेस कावर्ड। उसने मुट्ठी इतनी जोर से भींच ली कि उंगलियों से खून निकल आया। उसकी आंखों के सामने माँ बाप के चेहरे आ गए, उनके गिरते हुए शरीर, पीठ में तीर। यही उसका रास्ता था, यही उसकी जिंदगी का मतलब। वो मुगल एम्पायर से लड़ना चाहता था, बैटलफील्ड पर जाना चाहता था, अपने हाथों से बदला लेना चाहता था। पैसे उसके लिए सेकेंडरी थे। 1 एकड़ जमीन उसका पेट भर सकती थी। उसे ताकत चाहिए थी। और बिना कुछ कहे दिनेश उठ खड़ा हुआ और नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ गया। सार्जेंट हरीश की नज़र उसकी पीठ पर पड़ी। चेहरा अब भी सख्त था, लेकिन आंखों में एक हल्की सी संतुष्टि थी। कुछ लोग कैंप छोड़कर चले गए, लेकिन ज़्यादातर रुक गए। गरीबी और मेहनत के आदी थे, ये सब उनके लिए नया नहीं था। दिन भर लाइन फॉर्मेशन, मार्चिंग, फिजिकल ड्रिल्स, डिसिप्लिन ट्रेनिंग, ऐसे रूल्स जिनके बारे में उन्होंने कभी सुना भी नहीं था। सब कुछ जहन्नुम जैसा लग रहा था, लेकिन वो टिक गए। शाम को डिनर के बाद उन्हें किसी चीज़ के लिए बुलाया गया, जिसे कहा गया लिटरेरी क्लासेस। सब रिक्रूट्स एक बड़े हॉल में पहुंचे, बेंच और कुर्सियों के साथ। सबने चैन की सांस ली। आज कोई फिजिकल टॉर्चर नहीं था। थोड़ी ही देर में एक बूढ़ा आदमी पंडित जैसे कपड़ों में अंदर आया, मुस्कुराया और बोला, बैठ जाओ। नमस्कार, मेरा नाम वीरदास है। आज से मैं तुम्हारा लिटरेरी और कल्चरल टीचर हूँ। उसने आगे कहा, रोज की ट्रेनिंग के बाद शाम के 4 घंटे यहीं होंगे। तुम 4 सब्जेक्ट्स पढ़ोगे। पहला, लिटरेसी, पढ़ना लिखना। दूसरा, मैथमेटिक्स, गिनती और हिसाब। तीसरा, कल्चर, राजा और देवताओं के प्रति वफादारी। और चौथा, साइंस। ये शब्द खुद राजा ने दिया है। दुनिया कैसे काम करती है उसका अध्ययन। फिर वीरदास ने पूछा, अब मैं अपना परिचय दे चुका हूँ, अब तुम सब अपना नाम बताओ और ये बताओ कि ज्ञान तुम्हारे लिए क्या है। एक लड़का खड़ा हुआ। नमस्कार सर, मेरा नाम लिंगेश है सर। मेरे हिसाब से ज्ञान बड़े लोगों का उपकरण है, कविता, गीत और रचना के लिए। वीरदास सिर्फ सिर हिलाता रहा। सब लोग बोलते गए। आखिर दिनेश खड़ा हुआ। नमस्कार सर, मेरा नाम दिनेश रेड्डी है सर। मेरे लिए ज्ञान कमज़ोर का हथियार है, ताकि वो ताकतवर को हरा सके। वीरदास ने भौएं उठा लीं, लेकिन कुछ कहा नहीं। सबकी जवाब सुनने के बाद वीरदास ने कहा, तुम में से कुछ सही है, कुछ आधा सही और कुछ गलत। फिर उसकी आवाज़ गहरी हो गई। इंसान शारीरिक रूप से कमज़ोर है, लेकिन ज्ञान उसका सबसे बड़ा शस्त्र है। आग का ज्ञान ना होता तो हम जिंदा ना रहते, पौधों का ज्ञान ना होता तो कपड़े ना बनते, धरती का ज्ञान ना होता तो औजार न बनते। इसलिए ज्ञान ही मानव की शक्ति है। हमारे दयालु राजा ने तुम सबको साम्राज्य का पूरा ज्ञान मुफ्त में दिया है। इसका सही उपयोग करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब क्लास शुरू करते हैं। उस रात जब दिनेश और हजारों रिक्रूट सोने गए, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही ट्रेनिंग विजयनगर एम्पायर को आने वाले समय में सबसे ताकतवर सेना देगी। भविष्य के इतिहासकार लिखेंगे, यही नीति विजयनगर के सैन्य प्रभुत्व की बुनियाद बनी। चैप्टर 16 एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट और पुलिस ट्रबल पार्ट 1। शिमोगा के आउटस्कर्ट्स, विजयनगर एम्पायर। शिमोगा के बाहरी इलाके में एक बड़ी लकड़ी की झोपड़ी के अंदर विजय एक कुर्सी पर बैठा हुआ था, गहरी सोच में डूबा हुआ। इस बार उसका फोकस था खाना, सिर्फ खाना। विजयनगर की जमीन भले ही बहुत उपजाऊ थी, लेकिन जो अनाज उगता था वो मुश्किल से ही सबका पेट भरवाता था, और जब कभी थोड़ा सरप्लस होता तो उसे पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापार करके पैसे कमाए जा सकते थे। अगर खाना ही स्ट्रांग हो गया तो आधी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। विजय ने मन ही मन सोचा। इसी वजह से उसने फैसला किया,
एम्पायर की कृषि टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। इसी प्लान के तहत वो इस छोटे से गांव में आया था एक एक्सपेरिमेंटल ट्रायल के लिए, 4 फील्ड क्रॉप रोटेशन मेथड। विजय के पास पूरा ज्ञान था इस सिस्टम को पूरे एम्पायर में लागू करने का, लेकिन वो जानता था सिर्फ थ्योरी से कुछ नहीं होता, जमीन पर उतरना पड़ता है। 4 फील्ड क्रॉप रोटेशन एक पुराना तरीका था, खेत को 4 हिस्सों में बांटकर हर सीजन में अलग अलग फसल उगाना। इसका मकसद था मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाना, कीड़े और बीमारी कम करना और टोटल पैदावार बढ़ाना। इस सिस्टम में आमतौर पर स्प्रिंग, जौ, ओट्स, मटर, समर, मक्का, गेहूं या रागी, ऑटम, शलगम और चुकंदर, विंटर, चावल या खेत को खाली छोड़ना। विजय ने जानबूझकर इस छोटे से गांव को चुना था। अगर एक्सपेरिमेंट फेल भी हो जाए तो नुकसान ज्यादा नहीं होता। नॉक नॉक। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आओ, विजय बोला। एक 50 साल का बुढ़ा आदमी अंदर आया, बालों में सफ़ेदी, हाथों पर गहरी लकीरें, सालों की खेती का निशान। विजय ने इस आदमी को पहली बार तब देखा था जब वो जगह ढूंढ रहा था एक्सपेरिमेंट के लिए। उस दिन उसने देखा था ये बुढ़ा आदमी एक ही फसल को अलग अलग जगह पर उगा रहा था। जब विजय ने पूछा तो उसका जवाब सुनकर विजय दंग रह गया। मैं देखना चाहता हूं कि कौन सी जमीन में कौन सी फसल बेहतर उगती है, बुढ़े ने सीधे अंदाज में कहा था। उस पल विजय के दिमाग में सिर्फ एक ख्याल आया, मुझे सोना मिल गया। ये आदमी बिल्कुल वैसे ही एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था जैसे मॉडर्न साइंस में पी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। एक पल की भी देर किए बिना उसने इनविटेशन दे दिया, एक्सपेरिमेंट का पूरा जिम्मा संभालने के लिए। और अगर वो मान जाता तो विजय अपना सारा कृषि ज्ञान उसे सिखाने के लिए तैयार था। इस बुढ़े का नाम था नरसिम्हा। जब उसे पता चला कि राजा खुद उससे बात कर रहा है तो वो हिलकर रह गया। मैंने क्या खास किया जो महाराज को पसंद आ गया? ये बात उसके समझ से परे थी। लेकिन उसने एक पल भी नहीं सोचा, उसने हाँ कह दी और एक्सपेरिमेंटल गांव आ गया। आज वो खुशी से बोला, महाराज, फसल बोने के लिए सब तैयार है। विजय ने सिर हिलाया और बाहर खेत की तरफ बढ़ गया। खेत में पहुंचकर उसने देखा किसान बुल टंग प्लाव से जमीन जोत रहे थे। ये हल खुद विजय ने इंट्रोड्यूस करवाया था। भले ही ये डिज़ाइन 19th सेंचुरी का माना जाता हो, लेकिन 21st सेंचुरी के रूरल इंडिया तक ये आमतौर पर इस्तेमाल होता रहा है। विजय ने एक कुशल लोहार से हल्की धार बनवाई थी और एक बढ़िया बढ़ई से उसे लकड़ी के फ्रेम के साथ जुड़वाया था, जिससे बैल आसानी से खींच सकें। इस हल से खेती की एफिशिएंसी कई गुना बढ़ गई थी। आगे उसने देखा छोटे छोटे बच्चे रागी के बीज हाथ में लिए हल के पीछे पीछे डाल रहे थे। कुछ किसान पशुओं का गोबर भी बीज के साथ मिला रहे थे ताकि मिट्टी और ज्यादा उपजाऊ हो। विजय का मन खुश हो गया। उसने पास खड़े नरसिम्हा से पूछा, फसल काटने का समय कब आएगा? नरसिम्हा ने नम्रता से जवाब दिया, महाराज, आमतौर पर 4 महीने लगते हैं, लेकिन इस बार हम नया तरीका अपना रहे हैं तो हमें रिजल्ट्स का इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर भी मेरे अनुभव के हिसाब से इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। विजय ने समझते हुए सिर हिला दिया। उसके मन में अभी भी वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स का ख्याल था, लेकिन पैसों की कमी थी। क्या बदकिस्मती है, उसने मन ही मन सोचा। महाराज, राजमहल से तुरंत संदेश आया है, एक दूत ने आकर कहा। विजय बिना देर किए तुरंत पैलेस लौट गया। अंदर 2 बड़े लोग मौजूद थे, लोगानंदा सेनापति, आर्मी मार्शल, और डायरेक्टर अर्जुन, इंटरनल सिक्योरिटी का प्रमुख। महाराज की जय हो, दोनों ने सैनिक सलाम किया। विजय ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या समस्या है? सबसे पहले लोगानंदा बोला, महाराज, आर्मी में उम्मीद से ज्यादा भर्ती हो रही है, हमें सबको खिलाने में दिक्कत आ रही है।
इस हाल में हमारा सैनिक खजाना सिर्फ 1 साल तक ही चल पाएगा। विजय की भौहें सिकुड़ गईं। ये उसकी कैलकुलेशन में नहीं था। सिर मलते हुए बोला, मैं कुछ सोचता हूं। फिर उसने अर्जुन की तरफ देखा, और बेंगलुरु का क्या मामला है? अर्जुन की आवाज़ कड़वी हो गई। महाराज, बेंगलुरु में एक दुर्घटना हुई। एक नोबल परिवार के आदमी ने एक आम लड़की का बलात्कार किया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया, लेकिन अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसके परिवार ने पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। पुलिसमैन को पीटा गया। हालात बहुत बिगड़ गए। हमारे ऑफिसर्स ट्रेन्ड वेटरन्स हैं। एक आदमी 5 को संभाल सकता है, लेकिन गुंडे बहुत ज्यादा थे। विजय का खून खौल उठा। बेवकूफों, सबको मार क्यों नहीं दिया? वो गरज पड़ा। उसके गुस्से से पूरा कमरा कांप उठा। योगानंदा भी गुस्से से अर्जुन को घूर रहा था। अर्जुन तुरंत बोला, महाराज, हम ऐसा नहीं कर सकते। उनके पीछे ज्यादातर बड़े नोबल्स और जमींदार खड़े हैं। अगर हमने एक्शन लिया तो पूरी नोबिलिटी हमारे खिलाफ हो जाएगी। विजय एक पल के लिए शांत हुआ। फिर उसके दिमाग में बात बैठ गई। ओह, तो ये उनका जवाब है मेरे पुलिस रिफॉर्म्स का। वो जानता था नोबल्स उसके कामों से खुश नहीं होंगे, लेकिन ऐसी खुली बगावत ये उसने एक्सपेक्ट नहीं की थी। फिर भी उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ दृढ़ संकल्प। लोगानंदा, पूरी सेना कब तक तैयार हो जाएगी? विजय ने पूछा। मार्शल एक पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, महाराज, इस साल के अंत तक, महाराज। विजय हैरान हुआ, और जो 50,000 सैनिक पहले से तैयार हैं? लोगानंदा ने ठंडी मुस्कान से कहा, महाराज, आधी सेना पहले ही कम कर दी गई है। बाकी सैनिक सीमाओं पर तैनात हैं। अगर हम और हटाएंगे तो हम हमले के लिए खुले पड़ जाएंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। स्टॉर्म बस शुरू होने वाला था। चैप्टर 17 रेड और पुलिस ट्रबल पार्ट 2। विजय ने तुरंत समझ लिया कि वो किस मुश्किल दौर में फंस चुका था। अभी वक्त नहीं है, उसने धीरे से खुद से कहा। ये सिर्फ एक गुस्सा या इमोशन का मामला नहीं था, ये पावर, राजनीति और पूरे एम्पायर की स्टेबिलिटी का सवाल था। थोड़ी देर सोचने के बाद विजय ने आंखें खोलकर अर्जुन की तरफ देखा। ठीक है अर्जुन, वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उस शांति के पीछे एक तीखी धार छुपी हुई थी। लगता है नोबिलिटी मेरी पुलिस डिपार्टमेंट बनाने की इच्छा को टेस्ट करना चाहती है, तो उन्हें जवाब मिलना चाहिए। विजय ने आगे कहा, दूसरे शहरों से 4,000 अनुभवी वेटरन्स को चुपचाप बेंगलुरु भेजो। इस गुनहगार नोबल फैमिली को पूरी तरह मिटा दो। उसकी आंखें ठंडी हो चुकी थीं। ट्रांसफ़र बिल्कुल लो की होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि बाकी नोबल्स दीवार फांदकर कूद पड़े। फिर विजय ने एक और बात जोड़ी, जो और भी ज़्यादा खतरनाक थी। और जब ये लोग इतनी खुलेआम कानून तोड़ते हैं तो इनके पास ज़रूर ब्लैक मटेरियल होगा। सबूत, चोरी का माल, गंदे राज, वो सब ढूंढो और उसे पब्लिक के सामने लाओ। कमरे का माहौल और भी भारी हो गया। विजय ने आखिरी बात कही, अब से हर क्रिमिनल का ट्रायल पंचायत में होगा, बिल्कुल पुराने सिस्टम की तरह। लेकिन हर फैसले के वक्त वहाँ के पुलिस चीफ का होना ज़रूरी होगा। सिर्फ उसकी मौजूदगी ही लोगों को 2 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। फिर उसने बिना किसी चिंता के कहा, उनकी रिटेलिएशन की चिंता मत करो। नोबिलिटी एक जैसी नहीं होती। अभी मैंने उनके कोर इंटरेस्ट को छुआ भी नहीं है। वो हद से आगे नहीं जाएंगे। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। आपकी आज्ञा से महाराज। उसने सल्यूट किया और बिना वक्त गवाए कमरे से निकल गया। बेंगलुरु, वर्धन हवेली। बेंगलुरु के बीचों बीच एक भव्य हवेली के अंदर एक बूढ़ा आदमी सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठा था। ये था विष्णु वर्धन, वर्धन परिवार का सरपंच। उसके आसपास 4-5 परिवार के लोग किसी गंभीर बात पर चर्चा कर रहे थे। बदकिस्मती से जो नौजवान लड़की का बलात्कार कर बैठा था, वो इसी परिवार का था। वर्धन परिवार पहले एक छोटा सा नोबल घराना था,
लेकिन बेंगलुरु के टाउन लॉर्ड की मदद से उन्हें टैक्स में काफ़ी फ़ायदा मिला और धीरे धीरे उन्होंने दुकानें, खेती और इंडस्ट्रीज़ पूरे शहर में फैला लीं। जब विष्णुवर्धन को अपने पोते के जुर्म की खबर मिली तो वो गुस्से से लाल हो गया। लेकिन उसका गुस्सा लड़की के लिए नहीं था, उसका गुस्सा था इस बात पर कि उसके पोते ने नई पुलिस डिपार्टमेंट को पब्लिक में चैलेंज कर दिया था। उसे अभी भी याद था कैसे विजय के पिता ने बगावत करने वाले नोबल्स को बेरहमी से कुचल दिया था। इसी डर के कारण वो पहले पुलिस चीफ से रिहाई की बात करना चाहता था, लेकिन तभी दूसरे नोबल परिवारों के संदेश आने लगे। हम पैसा देंगे, हम आदमी देंगे, बस राजा को टेस्ट करो। पहले विष्णुवर्धन हिचकिचाया, लेकिन दौलत और पावर का लालच आखिरकार जीत गया। फिर भी उसका मानना था राजा भी नोबल ही है, वो एक आम लड़की के लिए पूरी नोबिलिटी से दुश्मनी नहीं लेगा। तभी उसका बड़ा बेटा किशोर वर्धन गंभीर आवाज में बोला, पिताजी, रामू ठीक तो रहेगा ना? उसका छोटा भाई मणिवर्धन हंसकर बोला, चिंता मत करो, राजा में इतनी हिम्मत नहीं कि हम जैसे लोगों के खिलाफ जा सके। एम्पायर चलाने के लिए उसे हम जैसे नोबल्स चाहिए। मनी ने और भी बढ़ते हुए कहा, अगर ये प्लान चल गया तो हम अपना बिजनेस पूरे राज्य में फैला सकते हैं। हम स्पीयरहेड बने हैं सबके लिए। विष्णुवर्धन ने धीरे से सिर हिला दिया। रिस्क तो है, लेकिन राजा पूरी नोबिलिटी को नाराज नहीं करेगा। पुलिस, हिलना मत! अचानक 50 पुलिस ऑफिसर्स बिना किसी चेतावनी के हवेली में घुस आए। लाठियां चलने लगीं, चीख चिल्लाहट मच गई। कंपाउंड में लगभग 100 आदमी थे, लेकिन वो बैटल टेस्टेड वेटरन्स के सामने टिक नहीं पाए। विष्णुवर्धन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये राजा पागल हो गया है, पूरी नोबिलिटी के खिलाफ जा रहा है, वो बड़बड़ाता रहा। फिर उसे याद आया दूसरे नोबल्स का दिया हुआ सपोर्ट। उसने धीरे से किशोर के कान में कहा, वुल्फ्स को बुलाओ। पुलिस जैसे तैसे मॉब को संभाल ही रही थी कि अचानक हजारों गुंडे चारों तरफ से घेरने लगे। विष्णुवर्धन घमंड से पुलिस चीफ के पास गया। अब क्या करेगा तुम्हारा राजा? एक बड़ा ड्रैगन भी कभी-कभी छोटी नाक के आगे झुकता है। पूरे नोबल्स को दुश्मन बनाकर उसका राज कैसे चलेगा? बेंगलुरु के पुलिस चीफ वर्मा बिल्कुल शांत था। उसने ठंडे अंदाज में कहा, लगता है बेट काम कर गया। कांस्टेबल, सिग्नल भेजो। विष्णुवर्धन को कुछ समझ नहीं आया। अगला ही पल, विसिल! उसका दिल डूब गया। उससे पहले कि वो कुछ बोले, हजारों सैनिक पूरे इलाके को घेर चुके थे, सब के सब बैटल टेस्टेड वेटरन्स। वर्मा ने कैजुअली कहा, हम सिर्फ बेट थे, बड़ी मछली को बाहर लाने के लिए। परिवार के लोग जमीन पर गिर गए। सब खत्म हो गया। वर्मा ने फिर से सीटी बजाई, चार्ज! वेटरन्स भीड़ पर टूट पड़े जैसे भूखे भेड़िए भेड़ों के झुंड पर। कुछ ही देर में सारी रेजिस्टेंस खत्म। हवेली की तलाशी में सोने चांदी के ढेर मिले और गांव-गांव से चुराई हुई सोने की मूर्तियां भी बरामद हुईं। जैसे ही रेड की खबर फैली, पूरे राज्य में हलचल मच गई। आम लोग खुश थे, उनका चुराया हुआ धन वापस मिलने वाला था, और नोबल समझ गए विजय देवराया सिर्फ बात नहीं करता, वो करता भी है। कई नोबल घरों में एक ही बात गूंज रही थी, शेर का बेटा कुत्ते जैसा नहीं होता। इस घटना के बाद पुलिस स्टेशंस की स्थापना बिना किसी रुकावट के होने लगी, और बिना जाने ही विजय का असर आम जनता के दिलों में और भी गहरा हो गया। चैप्टर 18 ब्लास्ट फर्नेस आयरन मेकिंग। पुलिस रेड के बाद विजयनगरा एम्पायर के शहरों और कस्बों में पब्लिक सेफ्टी का लेवल काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुका था। नए बनाए गए पुलिस डिपार्टमेंट की तेज़ी और सख्ती से ली गई एक्शन ने कॉमन लोगों के दिल जीत लिए थे। चोर, डाकू और गुंडे सबको एक क्लियर वार्निंग मिल चुकी थी। जो नोबल्स हमेशा अपनी नाक ऊंची रखते थे, वो भी अब लो प्रोफाइल में रहने लगे थे। पहली बार राज्य में लॉ एंड ऑर्डर का असली एहसास हो रहा था। लेकिन जहां एक तरफ प्रजा खुश थी, वहीं पैलेस के अंदर एक आदमी बिल्कुल खुश नहीं था, रविचंद्र, एम्पायर का हेड ऑफ फाइनेंस। वो गंभीर चेहरा लिए विजय के पास आया और बोला, योर मैजेस्टी, मुझे आपको चेतावनी देनी होगी।
हमारे खजाने के फंड्स तेज गति से खत्म हो रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स ज़्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। विजय ने अंकल रवि की लाई हुई रिपोर्ट देखी। नंबर्स देखते ही उसका दिल भारी हो गया। फाइनेंशियल प्रेशर सच में बहुत ज़्यादा था। फिर भी उसने धीरे से कहा, पर चाचा, जो मिलिट्री रिफॉर्म्स हमने शुरू किए हैं उन पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर अब रुक गए तो अगले कुछ सालों तक दोबारा शुरू भी नहीं कर पाएंगे। समुंदर के किनारों पर डच का खतरा और अंदर ही अंदर उसकी गिरावट का इंतजार करते नोबल्स, ये सब सोचकर विजय के कंधों पर बोझ और बढ़ गया। पैसे का कोई रास्ता निकालना ही होगा, उसने तेज आवाज में कहा। ट्रेजरी को स्टेबलाइज करना पड़ेगा। विजय अपने कमरे में आगे पीछे चलने लगा। दिमाग में कई आइडियाज थे लेकिन कोई भी करंट सिचुएशन के लिए परफेक्ट फिट नहीं लग रहा था। तभी मिल गया। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत अपने बटलर विनोद को बुलवाया। विनोद, देश के सबसे बेस्ट ब्लैकस्मिथ्स को बुलवाओ, मुझे उनसे एक काम करवाना है। विनोद ने तुरंत झुककर सलाम किया और काम पर लग गया। विजय का प्लान क्लियर था, आयरन मेकिंग को अपग्रेड करना। इस युग में जहां हर तरफ युद्ध और संघर्ष था, आयरन वेपन्स और टूल्स का मार्केट कभी खत्म होने वाला नहीं था। इससे ट्रेजरी भी भरेगी और अगर सरप्लस बचा तो आर्मी को भी नए आयरन आर्म्स से इक्विप किया जा सकता था। अगला दिन पैलेस के ग्रैंड हॉल में देश भर के ब्लैकस्मिथ्स जमा हुए थे। किसी के चेहरे पर क्यूरियोसिटी थी, किसी पर डर और किसी पर उम्मीद। विजय ने उनकी तरफ देखा और बोला, आज मैंने तुम सबको एक एक्सपेरिमेंट के लिए बुलाया है। तुम लोग एक आयरन स्वॉर्ड बनाओ, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम हमेशा बनाते आए हो। एक्सपेरिमेंट? ब्लैकस्मिथ्स थोड़े कंफ्यूज हो गए, पर राजा का आदेश था। बिना सवाल किए सब काम पर लग गए। जल्दी ही हॉल में हथौड़ों और एनवल्स की टकराहट गूंजने लगी। पर विजय खुश नहीं था। उसने ध्यान से देखा, सब लोग अभी भी डायरेक्ट रिडक्शन मेथड यूज कर रहे थे। आयरन ओर को चाकोल के साथ गर्म करके लोहा निकालना, ये तरीका पुराना और लिमिटेड था। तब विजय आगे आया और बोला, मुझे लगता है आयरन मेकिंग में अभी बहुत स्कोप है। मैं एक ऐसा तरीका जानता हूँ जो प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ा सकता है। फिर उसने एक सांस में पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। इस मेथड को ब्लास्ट फर्नेस आयरन मेकिंग कहते हैं। उसने आयरन और कोक, कार्बन मोनोक्साइड, मोल्टन आयरन, स्लैग सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। ज़्यादातर ब्लैकस्मिथ्स के सिर के ऊपर से बात निकल गई, लेकिन तभी एक हाथ उठा। विजय ने देखा एक जवान आदमी, काला बाल, सांवला रंग, मजबूत जिस्म। बोलो, विजय ने कहा। वो थोड़ा घबराते हुए बोला, योर हाइनेस, मतलब आयरन ओर को कार्बन के साथ फर्नेस में डालते हैं, नीचे से गर्म हवा और ऊपर से आयरन पिघल के निकलता है, बस इतना ही ना? विजय सच में हैरान हो गया। टैलेंट, उसने मन ही मन कहा। तुम्हारा नाम? विजय ने पूछा। हेराम, योर मैजेस्टी। मेरे पिता रॉयल फैमिली के ब्लैकस्मिथ थे। कुछ समय पहले उनका देहांत हो गया। विजय ने सिर हिलाया। मुझे अफसोस है। और हाँ, तुम बिल्कुल सही समझे हो। इसी पल विजय ने अपनी गोल्ड फिंगर एबिलिटी का इस्तेमाल किया। चुपचाप उसने 19वीं सेंचुरी के आयरन स्मेल्टिंग टेक्निक्स का ज्ञान सीधा हेराम के दिमाग में भेज दिया। बाकी ब्लैकस्मिथ्स को भी बेसिक साइंटिफिक थिंकिंग ट्रांसफ़र कर दी ताकि वो मदद कर सकें। अचानक सबकी आंखें चमक उठीं, जैसे सबके दिमाग में बिजली सी कड़क गई हो। हॉल में तेज तेज डिस्कशंस शुरू हो गए। हेराम तो एक्साइटमेंट से कांप रहा था। वो इधर उधर भागने लगा, किसी 5 मिनट की तलाश में। जैसे ही एक सर्वेंट दिखा, उसके हाथ से कागज छीन लिया। हे, सर्वेंट चिल्लाया, पर हेराम सुन ही नहीं रहा था। कोल चौक निकालकर उसने स्केचेस बनाने शुरू कर दिए। बाकी ब्लैकस्मिथ्स उसके गिर्द जमा हो गए। सबके चेहरों पर जुनून था। जब डिज़ाइन कंप्लीट हुआ, विजय ने उसे देखा और दिल से हैरान रह गया। हेराम, आज से तुम राया आयरन वर्क्स के डायरेक्टर हो। हेराम का चेहरा उदास हो गया। योर हाइनेस, मैं अभी इतना अनुभवी नहीं हूँ। विजय ने सख्त नज़रों से सबको देखा और कहा, मेरी कंपनी में सिर्फ कैपेबिलिटी देखी जाएगी, उम्र नहीं। थोड़ी देर के बाद हेराम ने गहरी सांस ली और बोला, यह मेरा सौभाग्य होगा योर हाइनेस। विजय मुस्कुराया। ये प्रोजेक्ट एम्पायर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जल्दी से प्रोटोटाइप तैयार करो। और इस तरह एक नए युग की शुरुआत हुई, लोहे, आग और दृढ़ संकल्प के साथ। चैप्टर 19, माइंस और मार्केट।
फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने का डिसीजन लेने के बाद विजय के दिमाग में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई, रॉ मटेरियल्स। आयरन आर्म्स बनाने के लिए सिर्फ स्किल्ड लेबर और टेक्नोलॉजी काफ़ी नहीं थी, बल्कि भारी मात्रा में लोहा भी चाहिए था। अगला कदम माइंस का होगा, विजय ने सोचा। थोड़ी देर अपनी यादों को खंगालने के बाद उसे एक जगह याद आई। बिना एक पल भी वेस्ट किए उसने तुरंत विनोद को बुलवाया और हुक्म दिया, विनोद, सोंदागरों को बागलकोट के एरिया में भेजो। आयरन ओर की खोज तुरंत शुरू होनी चाहिए। बागलकोट विजयनगरा के नज़रिए से एक नॉर्मल सा इलाका, लेकिन असल में लोहे का खजाना था। ज्यादातर आयरन ओर जमीन के नीचे छुपा हुआ था, पर कुछ ओपन पिट माइंस ऐसे थे जो शुरुआती ज़रूरत के लिए काफ़ी थे। वहाँ मिलने वाला लोहा ज्यादातर हेमेटाइट ओर था, जो आर्म्स प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल परफेक्ट माना जाता है। लेकिन रॉ मटेरियल के बाद एक और बड़ी प्रॉब्लम थी, मार्केट। आयरन वेपन्स के खरीदार इस युग में कमी में नहीं थे, हर तरफ जंग का माहौल था। पर विजय जानता था कि गलत हाथों में हथियार बेचना अपनी ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है। दुश्मन को मजबूत बनाना अपनी ही बर्बादी को दावत देने जैसा था। इसलिए उसने एक मीटिंग बुलाई। हेड ऑफ फाइनेंस रविचंद्र, हेड ऑफ बिजनेस राजेश और हेड ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लोगानंदा सेनापति, सबको दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया गया। सबके आने के बाद विजय ने अपनी चिंता सबके सामने रखी। कमरे में गहरी चुप्पी छा गई। फिर धीरे धीरे ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू हुई। सबसे पहले राजेश बोला, योर हाइनेस, हम डच लोगों को आर्म्स बेच सकते हैं। वो दूर के देश से आए हैं, उनके लिए लोकली रीस्टॉक करना ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, और हम उनसे प्रीमियम प्राइस भी ले सकते हैं। राजेश की बात सुनते ही विजय का चेहरा सख्त हो गया। नहीं, उसने सीधा मना कर दिया। इकोनॉमिक फ़ायदा ज़रूर होगा, पर इससे वो हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी का अंदाज़ा लगा लेंगे, और मुझे एक पल के लिए भी नहीं लगता कि डच सिर्फ ट्रेड के लिए आए हैं। अगर मेरे पिता के कड़क कदम ना होते तो आज केरला में उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड होता। विजय ने बात यही नहीं रोकी। उसके दिल में जो शक था वो और गहरा था। उसे पूरा यकीन था कि डच का असली मकसद लूट था, ट्रेड सिर्फ एक बहाना। उसे ये भी अंदेशा था कि इंडियन ओशन में जो देसी जहाज़ गायब हो रहे थे, उनके पीछे डच फ्लीट का हाथ हो सकता है। श्रीलंका में उनकी मौजूदगी का एहसास भी उसे बेचैन करता था। ये लोग वापस आएंगे, विजय ने मन ही मन सोचा, और ज्यादा ताकत के साथ। फिर रविचंद्र बोले, अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए, योर हाइनेस, अगर हम मराठा एम्पायर को आर्म्स बेचें तो? विजय ने थोड़ी देर सोचा, फिर सिर हिला दिया। पॉसिबल लगता है, पर प्रैक्टिकल नहीं। हमारा उनके साथ कोई डायरेक्ट ट्रेड नेटवर्क नहीं है। हर सप्लाई मुग़ल एम्पायर के टेरिटरी से गुजरेगी। अगर मुग़ल्स को पता चला कि हम मराठास को हथियार दे रहे हैं, तो बिना तैयारी के एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाएगा। तभी विजय की आंखों में एक चमक आई। मुग़ल एम्पायर अभी पूरी तरह स्टेबल नहीं था। उनके राज्य के अंदर ही कई जगहों पर बगावत सुलग रही थी। सीधा सामना नहीं, विजय ने सोचा, पर उन्हें अंदर से उलझा कर रखा जा सकता है। अगर विजयनगर आज छुपके से मुग़ल राज्य के रेबल फोर्सेस को आर्म्स सप्लाई करे, तो मुग़ल एम्पायर हमेशा फायर फाइटिंग मोड में रहेगा। इससे विजयनगरा को टाइम मिलेगा, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करने का, रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करने का और आर्मी को मॉडर्न बनाने का। विजय ने अपना प्लान सबके सामने रखा और पूछा, तुम लोग क्या कहते हो? कुछ पल की खामोशी के बाद सबने एक एक करके सिर हिला दिया। प्लान रिस्की था, पर लॉजिकल भी। तब रविचंद्रा ने एक आखिरी और सबसे डेंजरस सवाल पूछा, योर हाइनेस, लेकिन आर्म्स रिबल फोर्सेस तक पहुंचाएंगे कैसे, बिना मुग़लों के शक हुए? पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। विजय के पास भी तुरंत कोई जवाब नहीं था। तभी लोगानंदा सेनापति ने धीरे से हाथ उठाया। योर हाइनेस, मुझे रेबल्स का डायरेक्ट आइडिया नहीं है, पर मैं एक आदमी को जानता हूं जो जानता है। विजय ने इंटरेस्ट के साथ देखा। कौन? लोगानंदा मुस्कुराया। वही जिससे आप बैरक्स में मिले थे, मेजर योगेंद्र सिंह। वो खुद कभी रेबल आर्मी का जनरल रह चुका है। विजय को तुरंत एक भारी भरकम आदमी याद आ गया, एक शेर जैसा जिस्म और आग सी आंखें। मैं इसे भूल कैसे गया, विजय ने मन ही मन सोचा।
बिना एक पल भी गंवाए उसने हुक्म दिया, उसे तुरंत बुलाया जाए। कमरे का माहौल एक बार फिर बदलने लगा था। विजयनगरा का अगला दांव तय हो चुका था। चैप्टर 20 कॉन्टैक्टिंग द रेबल लीडर्स। कुछ ही पल बाद मेजर जनरल योगेंद्र सिंह पैलेस में पहुंचा। लॉन्ग लिव योर मैजेस्टी, लॉन्ग लिव। उसने तुरंत मिलिट्री सैल्यूट किया। विजय ने वक्त ज़ाया किए बिना हाथ हिलाकर उसे रोका और सीधा सवाल दाग दिया, तुम्हारे पास कोई तरीका है क्या जिससे हम मुगल एम्पायर के रेबल फोर्सेस को आर्म्स सप्लाई कर सकें, बिना उनकी सरकार को पता चले? योगेंद्र सिंह इस अचानक सवाल से एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया, पर एक एक्सपीरियंस्ड वेटरन होने के नाते उसने तुरंत अपना कंपोजर संभाल लिया। उसका दिमाग तेज गति से चलने लगा और फिर उसकी आंखों में एक चमक आ गई। मैं ये कर सकता हूँ योर हाइनेस, उसने गहरी आवाज में कहा। मुगल एम्पायर के अंदर अभी भी मेरे कई पुराने साथी हैं, लोग जो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। वो जानते हैं कि उनके पास मुगलों के खिलाफ कोई ख़ास मिलिट्री एडवांटेज नहीं है, लेकिन उनके पास लाइफ एंड डेथ ग्रजेस हैं, इतने गहरे ज़ख्म कि वो अपनी जान देने को तैयार हैं, बस अपने दुश्मन को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाने के लिए। विजय ने संतुष्टि से सिर हिलाया। बहुत अच्छा, आने वाले समय में हमारा एम्पायर लार्ज स्केल पर आयरन वेपन्स बनाएगा। मुझे तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स चाहिए जो मुग़ल एम्पायर के रेबल्स के थ्रू हमारे आर्म्स खरीद सकें। उनसे कॉन्टैक्ट करो और हमारी नीयत उन तक पहुंचाओ। योगेंद्र सिंह पहले तो खुशी से भर गया, लेकिन फिर उसका चेहरा थोड़ा उदास हो गया। वो ज़रूर खरीदेंगे योर हाइनेस, उसने कहा, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि उनका रेजिस्टेंस अकेला मुग़ल एम्पायर को सिर्फ थोड़ा सा ही परेशान करेगा, वो भी अपनी ज़िंदगी की कीमत पर। फिर भी ये उनके लोगों को पूरी तरह मुग़ल रूल में घुल मिल जाने से ज़रूर डिले करेगा। विजय इस जवाब से काफ़ी खुश था। उसे ये देखकर भी सुकून मिला कि योगेंद्र सिंह अपनी पर्सनल भावनाओं से ऊपर उठकर विजयनगरा के हित के बारे में सोच रहा था। ये सुनने में भले ही थोड़ा कोल्ड ब्लडेड लगे, पर ये एक ऐसा युग था जहां ताकतवर ही कानून होता है और कमज़ोरों के लिए कोई ह्यूमन राइट्स नहीं होते। विजय ने योगेंद्र सिंह की फाइल एक बार फिर देखी। उसके माँ बाप मुग़ल आर्मी के एक रेड में मारे गए थे। इसके बाद उसने मराठा आर्मी ज्वाइन की। बाद में उसे मुग़ल एम्पायर के अंदर बैटल के लिए भेजा गया, पर एक जंग में पैर में गहरी चोट लगने के बाद वो किसी तरह बच निकला। वापस मराठा एम्पायर जाना मुमकिन नहीं था, उसे डिज़र्टर कहा जाता, इसलिए उसने मुग़ल एम्पायर के अंदर ही छुपकर नई जिंदगी शुरू करने का कठिन फैसला किया। वहीं उसकी ज़िंदगी में प्यार आया। वो एक औरत से मोहब्बत कर बैठा। शादी का सोच ही रहा था कि उस लड़की को ज़बरदस्ती एक लोकल नोबल के हरम में भेज दिया गया, और जब वो अपनी जगह भी सिक्योर नहीं कर पाई, उसे जहर देकर मार दिया गया। उस दिन के बाद से योगेंद्र सिंह के दिल में सिर्फ मुग़ल एम्पायर के लिए नफ़रत बच गई। उन्होंने उससे उसका परिवार छीना, उसका घर छीना और उसका प्यार भी। ये नफ़रत और उसकी बैटलफील्ड प्रोवेस ही थी कि वो इतनी तेज़ी से रैंक्स में ऊपर चढ़ सका। उसी दिन 4 करियर पिजन्स अलग अलग दिशाओं में उड़ान भर गए। उनके पैरों से बंधे पार्चमेंट्स मुग़ल एम्पायर के अलग अलग रेबल लीडर्स के लिए थे। मुग़ल एम्पायर के अंदर एक के बाद एक पिजन्स रेबल लीडर्स की खिड़कियों पर उतरे और संदेश दे गए। संदेश पढ़ते ही उनके दिल में उम्मीद की चिंगारी जल उठी। ये किसी रहस्यमयी और शक्तिशाली ताकत का पैगाम था जो मुग़ल जुल्म के खिलाफ मदद देने को तैयार था। कमल, जो नॉर्थ की रेजिस्टेंस का लीडर था, लेटर पढ़ते ही स्तब्ध रह गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसके माँ बाप कभी ज़मींदार नहीं थे, सिर्फ किसान थे। जब मुग़लों ने उनकी ज़मीन छीन ली और लगभग सारा अनाज टैक्स के नाम पर ले लिया, तो उनके माँ बाप भूख से मर गए। वेस्ट में मुरली, एक सख्त और मजबूत आदमी, लेटर को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों के सामने अपनी बेटी का चेहरा घूम गया। एक दिन एक नशेड़ी लैंडलॉर्ड ने उसकी बेटी को गंदी नज़रों से देखा और फिर उसे बर्बाद कर दिया। लड़की जिंदा नहीं बच पाई। इंसाफ कभी नहीं मिला। तब मुरली ने बंदूक उठा ली और एम्पायर की आंखों का कांटा बन गया। ईस्ट में रोशन, एक तेज़ दिमाग वाला स्ट्रैटेजिस्ट, लेटर को गौर से पढ़ रहा था। उससे कई बार धोखा मिल चुका था, इसलिए वो सावधान था,
पर ये चिट्ठी उसके दोस्त और स्वॉन ब्रदर योगेंद्र की थी। वो झूठ नहीं बोलेगा। रोशन कभी एक अमीर पढ़ा लिखा लड़का था, जब तक मुगल आर्मी के हाई रैंकिंग ऑफिसर्स ने उनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली। इंसाफ मांगने पर उसके माँ बाप मिस्टीरियसली मार दिए गए। साउथ में आदित्य, एक बेचैन और जुनूनी योद्धा, मैसेज पढ़ते ही अपनी मुट्ठी भींच ली। वो रामा मंदिर में पला बढ़ा था, वही उसका घर था। पर एक दिन उस मंदिर को आग लगा दी गई। सब पुजारी, सब अनाथ बच्चे उसकी आंखों के सामने जलकर मर गए। अगले दिन चारों लीडर्स एक छिपी हुई जगह पर मिले, ऐसी जगह जिसका राज सिर्फ उन्हें पता था। उनके चेहरों पर एक्साइटमेंट भी थी और थोड़ी पागल भरी चमक भी। संदेश साफ था, उन्हें बहुत सारे आयरन वेपन्स मिलने वाले हैं। पैसे देने पड़ेंगे, पर वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आखिर उन्होंने भी कई नोबल्स को मारा था और उनकी दौलत लूट चुके थे। और इस तरह मुगल एम्पायर के खिलाफ एक नया तूफान धीरे धीरे तैयार हो रहा था।